हेलो गाइस, कैसे आप लोग। तो गाइस आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का जो टॉपिक है वर्क पावर एनर्जी, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क के बारे में। वर्क कि वर्क होता क्या है वर्क रंग क्या है वर्क, हम किसको कार्य कहेंगे या फिर काम। जैसे हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत काम करते हैं। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने के वक्त हम बोर्ड पे लिखते हैं, अगर वाइज में लिखते हैं। अगर हमसे पूछे तुम क्या कर रहे हो, तो हम क्या बोलें कि हम एक काम कर रहे हैं, क्या आपको लिखने का पढ़ाने का काम कर रहे हैं। या फिर नॉर्मली अगर घर में भी अगर कुछ जैसे आप या फिर आप अगर गेम प्ले कर रहे हो या फिर आप कंप्यूटर चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं अपने घर में, तो जनरली वो क्या कहलाता है कि काम कर रहे हैं। आप क्या बोलते हैं कि हम काम कर रहे हैं। अगर आप लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे हैं, कुछ डाटा अपलोड कर रहे हैं या फिर अपना कुछ डाटा सेव कर रहे हैं, अगर घर में कोई आ गया आपको डिस्टर्ब कर दिया, तो आप क्या बोलते हैं कि हम काम करें तो उन्होंने हमें डिस्टर्ब कर दिया। तो हम जनरली आमतौर पर हम इस तरह से वर्क को डिफाइन करते हैं। लेकिन वही अगर फिजिक्स में वर्क की बात करें, तो फिजिक्स में वर्क जो होता है बच्चों, वो चेंज हो जाता है। फिजिक्स में वर्क का डेफिनेशन जो है या फिर वो चेंज हो जाता है। तो फिजिक्स में आखिर वर्क किस तरह से किसको है, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा लीजिए वर्क। हेडिंग लगा लीजिए बच्चों वर्क। तो फिजिक्स में वर्क कहते किसको, फिजिक्स में वर्क है क्या, व्हाट इज वर्क। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर वर्क का डेफिनेशन लिखेंगे कि वर्क है क्या। वर्क का क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। वर्क का डेफिनेशन करता है बच्चों कि वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या है बच्चों, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। वर्क क्या है, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। अब यहां पर एक लाइन और जोड़ लीजिए कि और डायरेक्शन ऑफ फोर्स should be in the direction of displacement. Direction of force should be in the direction of displacement. वर्क क्या है, तो वर्क जो है वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। और क्या, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब हम यहां से पहले हम वर्क की फॉर्मूला की बात करें, तो वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यही हो गया हमारा वर्क का फॉर्मूला कि वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। और जब डॉट को यहाँ से हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो पढ़े होंगे जब स्केलर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी में जब डॉट प्रोडक्ट पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे कि जब डॉट हटाते हैं तो क्या बन जाता है, एक से cos थीटा लग जाता है, यानी कि cos थीटा लग जाता है डॉट हटाने पर। तो यहाँ से हो जाए कि वर्क इक्वल टू एक से cos थीटा। पहले क्या था, तो पहले था वेक्टर फॉर्मेट में क्या था कि वर्क इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर ए, और जब यहाँ से डॉट को हटाएंगे तो हो जाएगा वर्क इक्वल टू ए से cos थीटा। ये नॉर्मली हो गई किसकी बात, वर्क की बात। ये नॉर्मली किसकी बात हम कर रहे हैं बच्चों, तो हो गई वर्क की बात। अब बात करते हैं थोड़ा सा सही से, एक्चुअली एफ एस cos थीटा है क्या, एक्स डॉट एक्स है क्या। मान लेते हैं बच्चों कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लग रहा है। कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल से
थीटा डिग्री एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री एंगल पर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लग रहा है। इधर बच्चों अब इस फोर्स लगने की वजह से एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस होकर यहाँ आ गया, एक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होकर यहाँ आ गया। क्यों? तो क्योंकि फोर्स लगने की वजह से इस पे जो ऐसे जो फोर्स लग रहा है कहाँ, तो हॉरिजॉन्टल से खींचने पे तो थीटा डिग्री एंगल पे एक फोर्स लग रहा है, और इस फोर्स लगने की वजह से ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होके यहाँ, पहले ऑब्जेक्ट था यहाँ और अब आ गया ऑब्जेक्ट यहाँ, तो इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए बच्चों ए, डिस्प्लेसमेंट कितना हम ले लीजिए ए। तो अब डिस्प्लेसमेंट इसमें ए आ गई, फोर्स लगने से इसको जैसे मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ है, इसको हम ऐसे खींचने लगे, इसके ऊपर एक ऐसे इसके धागा बांध के इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं एक, तो क्या होगी जैसे इसमें अब हम खींचेंगे इसको ऐसे थीटा डिग्री से, तो धीरे 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 क्या होगा आगे बढ़ेगा, और पहले ये कहाँ था यहाँ था, अब डिस्प्लेस होकर कहाँ आ गया यहाँ। सेम कंडीशन क्या है कि ये ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ है, इसके ऊपर एक ऐसे फोर्स लग रहा है, जब ये फोर्स लगा तो क्या होगा कि ये ऐसे डिस्प्लेस करना शुरू कर दिया, डिस्प्लेस करना शुरू कर दिया, और डिस्प्लेस होके कहाँ आ गया यहाँ आ गया। क्लियर बच्चों? अब यहाँ से अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो फोर्स जो लग रहा है इस फोर्स का बच्चों दो कंपोनेंट होगा, एक होगा एक्स एक्सिस के तरफ और एक होगा बच्चों वाई एक्सिस के तरफ। क्योंकि ये फोर्स हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री एंगल पे लग रहा है, तो क्या होगा कि इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक एक्स के तरफ इधर को हो जाएगा एफ कॉस थीटा, जहां से थीटा बन रहा है, जहां से एंगल बन रहा है एफ कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर में हो जाएगा बच्चों एफ साइन थीटा, इसके परपेंडिकुलर में हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो ऊपर की तरफ एफ साइन थीटा, और यानी कि वाई की तरफ एफ साइन थीटा, और एक्स की तरफ बच्चों एफ कॉस थीटा। अब अगर आपको यहाँ से वर्क निकालना हो कि वर्क डन क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, तो वर्क के लिए पहले तो आप फॉर्मूला लिखेंगे, वर्क निकालो तो आप क्या करेंगे, तो कहता है कि वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और नीचे में क्या लिखा है कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर बच्चों कौन सा फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किस तरफ है, तो पहले ऑब्जेक्ट था यहाँ, अब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होके आ गया यहाँ, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेस होकर आ गया यहाँ, तो फोर्स भी किस डायरेक्शन में लग रहा होना चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, जो कि इसी डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स कौन है बच्चों, तो वो फोर्स है एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में है, तो क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं कि वर्क इक्वल टू एफ कॉस थीटा इनटू एफ, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि वर्क इक्वल टू एफ कॉस थीटा इनटू एस, और वही फिर से क्या आ जाएगा कि वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, फिर से वही आ जाएगा कि वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। मैंने एफ एस कॉस थीटा क्यों लिया आपको समझ में आया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी किधर को हो रहा है, तो एफ कॉस थीटा के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और एफ कॉस थीटा किधर लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा लग रहा है। एफ साइन थीटा क्यों नहीं लिया बच्चों, तो क्योंकि एफ साइन थीटा जो है वो सीधा ऊपर वाई एक्सिस की तरफ लग रहा है, और वाई एक्सिस के साइड में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, और जब कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि वर्क डन बराबर क्या होता है, वर्क डन बराबर होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा बच्चों जीरो। इतनी बात समझ आई, चलिए इसका स्क्रीनशॉट है, फिर नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं। नेक्स्ट चलिए, तो ये तो हो गई बच्चों फोर्स की नॉर्मल सी बातें। अब बात करते हैं फोर्स की यूनिट की, डायमेंशन की, इसका यूनिट सॉरी ये अब बात करते हैं वर्क की यूनिट की और डायमेंशन की, कि वर्क का यूनिट क्या होगा और डायमेंशन क्या होगा। चलिए अब देखिए डायमेंशन एंड यूनिट।
डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की यूनिट एंड डायमेंशन की। बच्चों वर्क इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, तो वर्क इक्वल टू हम लिखते हैं बच्चों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, शॉर्ट में हमने लिख दिया DISP, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट। इसकी डायमेंशन की अगर बात करें, किसकी डायमेंशन की, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, तो फोर्स का डायमेंशन होता है m l t के पावर -2। आई थिंक ये सबको याद होगा, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट फोर्स का डायमेंशन जो है वो सबको याद होगा। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, तो वो होता है कैपिटल L। तो यहाँ से जो डायमेंशन आ जाएगा वर्क का वो क्या हो जाएगा, तो m ही रह जाएगा, क्योंकि m के पावर 1 से m के पावर 1, l इंटू एल क्या हो जाएगा l स्क्वायर, और t के पावर -2। ये हो गया बच्चों डायमेंशन किसका, वर्क का, m l के पावर 2 t के पावर -2, यानी कि m l2 t2 इनवर्स। क्लियर, तो हो गया डायमेंशन किसका, वर्क का। अब इसकी बात करें यूनिट की, कौन सा यूनिट, तो एसआई यूनिट। कौन सी यूनिट, एसआई यूनिट की। अगर यूनिट की बात करें बच्चों, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, मीटर। यहां से आ जाएगा न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। और पता है इसी न्यूटन मीटर को कहा जाता है जूल, इसी न्यूटन मीटर को कहा जाता है बच्चों जूल, इसी न्यूटन मीटर को कहेंगे जूल। तो अगर आपको कहीं भी न्यूटन मीटर लिखा मिल जाए तो समझना कि किसकी बात हो रही है, वर्क की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, तो जूल की बात हो रही है, और जूल यानी कि वर्क की बात हो रही है। क्लियर। अब इसको तो हम केजी में देखते हैं, केजी मीटर सेकंड वाले फॉर्मेट में। तो बच्चों फोर्स का यूनिट हम किस तरह से लिखते हैं केजी मीटर में, तो लिखते हैं कि केजी मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। ये है ना केजी मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, और केजी क्या हो गया, मास हो गया। तो मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स। तो केजी मीटर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फिर से लिख दिया मीटर। तो यहाँ से क्या आ गया, तो यहाँ से आ गया बच्चों कैलकुलेशन के बाद कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को बच्चों जूल कहा जाता है, इसी को कहा जाता है जूल। तो अगर आपको न्यूटन मीटर लिखा हुआ मिल जाए तो किसकी बात हो रही है, जूल की बात हो रही है। अगर आपको केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ मिल जाए तो किसकी बात हो रही है, तो जूल की बात हो रही है। किसकी, वर्क डन की, किसकी, जूल की, यानी कि वर्क डन की यूनिट जूल। तो अब से आपको हमेशा याद रखना है क्या, कि वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। और जूल किसको करते हैं, तो न्यूटन मीटर को जूल करते हैं, या फिर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को जूल करते हैं। क्लियर बच्चों। तो ये हो गई इसकी एसआई यूनिट और डायमेंशन। अब बात करते हैं इसकी सीजीएस यूनिट की। अब बात करते हैं बच्चों इसकी सीजीएस यूनिट की। यूनिट कौन सा, तो सीजीएस। अगर इसकी सीजीएस यूनिट की बात करें बच्चों, तो फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन होता है। फोर्स का सीजीएस यूनिट बच्चों डाइन होता है। और एक गांव देहात में भी अगर आप गांव की तरफ जाओगे तो वहां पर भी आपको डाइन भूत काफी ज्यादा मिलेंगे। नहीं, गांव में डाइन भूत सब ज्यादा होता है, और खासतौर पे लड़कियां काफी ज्यादा डरती है डाइन भूत से। खैर, ये क्या है, डाइन। तो फोर्स का यूनिट क्या है, डाइन है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है बच्चों सीजीएस में,
तो डिस्प्लेसमेंट यूनिट होता है सेंटीमीटर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया डाइन सेंटीमीटर। और पता है इसी डाइन सेंटीमीटर को कहते हैं अर्ग, इसी डाइन सेंटीमीटर को कहते हैं अर्ग। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ग का सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो आप ध्यान से आंसर देंगे, क्या देंगे कि अर्ग होता है। क्या कहेंगे, अर्ग होता है। इसको अगर हम ग्राम सेंटीमीटर के फॉर्मेट में जैसे फॉर्म में लिखे तो क्या होगा, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है ग्राम सेंटीमीटर में, तो होता है कि ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, ये होता है ना, क्या होता है, तो वो होता है ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। और इधर क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो एक और सेंटीमीटर यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ से कुल मिला के क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और पता है इसी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को बच्चों अर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्ग कहा जाता है। क्या, तो अर्ग। तो अब से अगर आपको कहीं ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ मिल जाए, तो आप क्या समझेंगे कि किसकी बात हो रही है, अर्ग की बात हो रही है। और अगर आपको केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर मिले, तो क्या समझेंगे कि किसकी बात हो रही है, तो जूल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, तो जूल की। और जूल किसकी यूनिट है, तो वर्ग की। अर्ग किसकी यूनिट है, तो वर्ग की। क्लियर बच्चों, चलिए अब बात करते हैं कि एक जूल में कितना अर्ग होता है, एक जूल में कितना अर्ग होता है। ऐसे बेसिक बात है, इसको जल्दी जल्दी तो खत्म करते हैं, है ना। तो इसके बाद फिर सही से और भी पढ़ेंगे, वर्क का सारा कॉन्सेप्ट देखेंगे, वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, सब देखेंगे। अब देखिए बच्चों, अब क्या है कि एक क्वेश्चन क्या है कि एक जूल में कितना अर्ग होगा, एक जूल में कितना अर्ग होता है। तो जूल किसको बोलते हैं, तो जूल बोलते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को कहा जाता है बच्चों जूल। किसमें चेंज करना है, तो अर्ग में चेंज करना है। और अर्ग किसको बोलते हैं, तो अर्ग बोलते हैं ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को। तो एक तो सेकेंड स्क्वायर दोनों यूनिट ठीक ठाक है, सेम है, तो इसको तो हटा दिए, बच क्या गया केजी मीटर, यहाँ पे है ग्राम सेंटीमीटर। तो इस केजी मीटर स्क्वायर को बच्चों आप चेंज कर दीजिए किसमें, तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो एक केजी में कितने ग्राम, तो एक केजी में 10 के पावर 3 ग्राम, कितने ग्राम, तो 10 के पावर 3 ग्राम, यानी कि 10 टू द पावर 3 ग्राम इनटू सेंटीमीटर। तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो एक मीटर में बच्चों 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर होता है। और यहाँ पर क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या करेंगे 10 टू द पावर 2 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 4, और फाइनली मिल जाएगा 10 टू द पावर 7, यानी कि एक जूल में बच्चों 10 टू द पावर 7 अर्ग, 10 टू द पावर 7 अर्ग होते हैं। एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो 10 टू द पावर 7 अर्ग होते हैं, 10 टू द पावर 7 अर्ग। क्लियर, चलिए ये तो बेसिक सी बातें थी। अब बात करते हैं अच्छा बात, है ना, वर्क के बारे में अब अच्छा बात करते हैं, मस्त बात है। पता है ये जो वर्क डन जो है ना, वर्क, इसको हम लोग एनर्जी में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि वर्क डन कहने की एक एनर्जी ट्रांसफर का भी मेथड है। वर्क डन इज द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अगर आप पॉजिटिव वर्क डन कर रहे हैं, या फिर अगर कोई फोर्स पॉजिटिव वर्क डन कर रहा है, तो इसको देखिए एनर्जी का गेन हो रहा है, और अगर निगेटिव वर्क डन हो रहा है तो एनर्जी का लॉस हो रहा है। और कैसे एनर्जी का लॉस होता है, कैसे एनर्जी का गेन होता है, क्या है पोटेंशियल एनर्जी, क्या है काइनेटिक एनर्जी, उन सब की बात हम करेंगे। और उसमें भी पोटेंशियल तो और मजे वाली है, पोटेंशियल जब पढ़ेंगे तो उसमें और मजा आएगा, है ना। है बच्चों, बात करते हैं वर्क डन।
तो वर्क डन जो है बच्चों वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। वर्क डन may be positive, negative और जीरो। वर्क डन बच्चों पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। लेकिन अब बात आती है कि कब हम वर्क डन को पॉजिटिव कहेंगे, कब हम वर्क डन को नेगेटिव कहेंगे और कब हम वर्क डन को जीरो कहेंगे। तो आइए इसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं बच्चों पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन कि इसको हम पॉजिटिव वर्क डन हम कब कहेंगे, पॉजिटिव वर्क डन कब कहेंगे, है ना। पॉजिटिव वर्क डन कब कहेंगे बच्चों। अभी मैंने लिखा था कि वर्क इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, वर्क डन इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, और यहां से जब डॉट पड़ा तो क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो यानी कि अच्छा कॉस थीटा, थीटा क्या है, थीटा क्या है, तो थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। थीटा जो है बच्चों वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है, ठीक है। तो वर्क डन पॉजिटिव कब होगा बच्चों, तो वर्क डन पॉजिटिव तब होता है जब ये cos थीटा पॉजिटिव होगा, तो क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा। यानी कि वर्क डन पॉजिटिव होने के लिए हमारा cos थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और cos थीटा पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री से कम होता है तो cos थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि व्हेन एंगल इज, यानी कि व्हेन थीटा इज स्मॉलर देन 90 डिग्री, स्मॉलर देन 90 डिग्री, और जब थीटा 90 डिग्री से कम होता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बच्चों एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। तो कहने का मतलब कि जब थीटा 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, यानी कि जब थीटा कैसा हो, तो एक्यूट एंगल हो, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, तो cos थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। और जब cos थीटा पॉजिटिव होगा तो वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन भी पॉजिटिव हो जाएगा। और सुनो, अगर वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, अगर वर्क डन बराबर पॉजिटिव आ गया तो पता है एनर्जी, और खास तौर पे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो यानी देखो थीटा की वजह से कितने सारे चेंजेस आ गए, सिर्फ थीटा के वजह से कितने सारे चेंजेस आ गए। सिर्फ थीटा अगर एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल यानी कि 90 डिग्री से कम, और जब थीटा 90 डिग्री से कम तो cos थीटा पॉजिटिव, और जब ये cos थीटा पॉजिटिव तो वर्क डन पॉजिटिव, और जब ये वर्क डन पॉजिटिव तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव। और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव का मतलब समझ में आया क्या हुआ, वर्क डन पॉजिटिव का मतलब समझ में आया क्या हुआ। वर्क डन पॉजिटिव यानी कि वर्क डन पॉजिटिव का मतलब कि एनर्जी जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर हो रही है, और इस वजह से उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी बढ़ रही है, यानी कि इस वजह से उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, पॉजिटिव है। जैसे भी मैंने बात किया था कि एक ऑब्जेक्ट है उस पे एंगल थीटा डिग्री एंगल पे फोर्स लग रहा है, तो यहाँ से तो इस तरफ जो होता है वो हो जाता है एक cos थीटा, और ऊपर की तरफ हो जाता है एक sin थीटा, क्या होता है एक sin थीटा। तो ये जो थीटा डिग्री जो ये जो थीटा जो देख रहे हैं, मैं थोड़ा इसको और देखिए करता हूँ, मिटाऊं मैं इसको मिटाऊं, चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए
जैसे एक ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट पर थीटा डिग्री एंगल से हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री एंगल पे एक फोर्स लगाते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होकर यहाँ आ जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होकर यहाँ आ जाता है ना। जब ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होकर यहाँ पर आ गया, तो ये अगर देखें, ए वर्टिकल ए हॉरिजॉन्टल, ये फोर्स लग रहा है, अप्लाइड फोर्स। ये जो थीटा जो है, ये जो थीटा है, ये क्या है, ये 90 डिग्री से किसी क्या है, बड़ा है या छोटा है, 90 डिग्री से कम है। ये वाला थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, और ये वाला थीटा क्या है, 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री से कम, जब थीटा, अभी क्या बताया कि थीटा जब 90 डिग्री से कम, तो वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन पॉजिटिव होएगा, और जब वर्क डन पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, जब वर्क डन पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यही चीज बताया था अभी। अब इसमें क्या है कि इस तरह से फोर्स लग रहा है, इस तरह से इसमें फोर्स जो लग रहा है वो थीटा क्या है, इस तरह से फोर्स लगने की वजह से थीटा क्या है, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम। अब इसमें एनर्जी बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, और ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया, अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया है, और इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ए। बात समझ में आई। तो वर्क डन पॉजिटिव कब होगा बच्चों, तो जब थीटा 90 डिग्री से कम हो गया, नीचे एक्यूट एंगल होगा, तब वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जब वर्क डन पॉजिटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर। और कब वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, वर्क डन और पॉजिटिव होने का चांस कब है, वो भी देख लीजिए। तो वर्क डन बराबर क्या लिख रहे थे, ए कॉस थीटा। बच्चों पता है कि अगर थीटा का मान 0 डिग्री हो, कितना हो, अगर थीटा का मान 0 डिग्री हो, तो cos थीटा क्या होगा बच्चों, तो cos थीटा हो जाएगा 1। cos थीटा कितना हो जाएगा, 1। अगर थीटा का मान 0 डिग्री तो cos थीटा 1, और cos थीटा 1, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, तो वर्क डन आ जाएगा वेक्टर एफ डॉट वेक्टर ए, और वेक्टर एफ डॉट वेक्टर ए, यानी कि वर्क डन क्या हो गया, फिर से आ गया पॉजिटिव, और वर्क डन जब फिर से पॉजिटिव, यानी कि काइनेटिक एनर्जी फिर से पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी फिर से पॉजिटिव। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है फ्री फॉल, व्हेन द ऑब्जेक्ट फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी। जब ग्रेविटी के कारण कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होता है, मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट समझ लीजिए, या फिर बी फॉर बॉल समझ लीजिए, ऐसा समझ लीजिए कि ये कोई बॉल है, क्या है, ये कोई बॉल है। जब ये बॉल फ्री फॉल होती है नीचे की तरफ, इस बॉल के ऊपर एक नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होता है, वो कौन लगाता है फोर्स, तो वो लगाती है माँ भगवती पृथ्वी देवी, इसके ऊपर फोर्स लगाती है जिसका नाम है mg। mg यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जिसको गुरुत्व बल कहते हैं, है ना। ये कौन लगा रही है, पृथ्वी, और ये गुरुत्व बल हमेशा हमेशा नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ यानी कि हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। mg फोर्स जो है बच्चे वो हमेशा 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 सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लगता है। तो है क्या कि एक बॉल है जो ऊपर से फ्री फॉल नीचे की तरफ गिरी, इसके ऊपर एक फोर्स क्यों गिरी, तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है mg फोर्स। इसके डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट भी इसके नीचे की तरफ हो रही है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रही है, एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट एंगल, एस से मैंने डिस्प्लेसमेंट शो किया है, और डायरेक्शन नीचे की तरफ। तो अगर यहाँ से देखें तो कहीं ना कहीं ये कहाँ आ रहा है, किसी एज हाइट से, मान लो कि पहले एज हाइट से मैंने यहाँ से यहाँ हाइट एज है, अब ये ऊपर से नीचे गिरना शुरू हुआ, तो एज हाइट से किसी बॉल जब कोई गिरता है तो उसके ऊपर सीधा नीचे की तरफ फोर्स, साथ डिस्प्लेसमेंट कहाँ, सीधा नीचे की तरफ। तो यहाँ पर एंगल क्या हो गया, थीटा कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का, तो थीटा हो गया 0 डिग्री, और जब थीटा 0 डिग्री तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों 1, और कॉस थीटा 1, तो वर्क डन क्या होगा,
तो वर्क डन हो जाएगा वेक्टर एफ डॉट वेक्टर ए, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, यानी कि वर्क डन क्या हो जाएगा, तो वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव, और वर्क डन पॉजिटिव तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो मोशन अंडर ग्रेविटी और फ्री फॉल, मोशन अंडर ग्रेविटी, तो वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव। तो वर्क डन पॉजिटिव होने का कब, कितना केस मैंने बताया, 2 केस। कब, कि जब थीटा क्या हो, 90 डिग्री से कम हो तो भी वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जब वर्क डन पॉजिटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरा मैंने क्या बताया कि जब थीटा क्या है, थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री तो भी वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जब वर्क डन पॉजिटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी जब पढ़ाएंगे एनर्जी के ऊपर जब बात करेंगे तो इसके बारे में और बताएंगे, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर बच्चों, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी। चलिए नेक्स्ट, अच्छा एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप लोग हमें कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग वीडियो देखेंगे तो इसका आंसर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बच्चों एक क्वेश्चन है कि क्या अलग अलग फोर्स के द्वारा वर्क डन एक ही ऑब्जेक्ट पर अलग अलग हो सकता है, यानी कि वर्क डन बाय द डिफरेंट फोर्सेज ऑन द सेम ऑब्जेक्ट कैन बी वर्क डन विल बी डिफरेंट और सेम। जैसे कहने का मतलब कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखिएगा इस पर, इसके ऊपर बात, इसके बाद फिर आगे बात करेंगे नेगेटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन की, ठीक है। जैसे मतलब बच्चों कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, क्लियर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लग रहा है एक, हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री एंगल पर, थीटा का वैल्यू हम देख लेते हैं 60 डिग्री, कोई दिक्कत, 60 डिग्री एंगल पर। अब जो है ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होके कहां चला आया, यहां चला आया, ये लीजिए ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होके यहां चला आया। ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्प्लेसमेंट हम देते हैं 4 मीटर, ऑब्जेक्ट का मास हम देते हैं बच्चों 4 kg, कितना, तो 4 kg। अब आप इसे बताएं, अच्छा ये जो फोर्स जो लग रहा है वो भी लग रहा है 8 न्यूटन का, कितने का, 8 न्यूटन का। अब आप हमें बताएं कि वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स क्या होगा, इसके बाद में बताएं कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, इसके बाद में कि वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स कितना होगा, बताइए जल्दी से, 5 सेकंड में ट्राई कीजिए और जल्दी से इसका आंसर दीजिए, सिर्फ 5 सेकंड में ट्राई करें और जल्दी से इसका आंसर दें। 1 2 3 4 5, चलिए टाइम अप, टाइम अप। सबसे पहले बच्चों वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, तो फोर्स का पहले ये जो फोर्स लग रहा है वो किधर को लग रहा है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री एंगल पर। जब थीटा डिग्री पर लग रहा है तो कहीं ना कहीं फोर्स का 2 कंपोनेंट होगा, एक x के तरफ होगा, एक y के तरफ होगा, x के तरफ और एक y के तरफ। x के तरफ जो कंपोनेंट होगा बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे f cos थीटा, y की तरफ जो कंपोनेंट होगा उसको बोलेंगे f sin थीटा। हमें वर्क डन में फोर्स कौन सा लेना है, तो जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी इस तरफ और फोर्स का डायमेंशन भी, फोर्स का डायरेक्शन भी इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी इस तरफ। तो यहाँ से लिख देंगे कि वर्क डन इक्वल टू एफ कॉस थीटा गुना एफ। एफ कॉस थीटा, एफ कितना है, तो एफ है बच्चों 8 न्यूटन इंटू 8 कॉस थीटा कितना है, तो हो जाएगा कॉस 60 डिग्री इंटू एच कितना है 4 मीटर। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 8 गुने 1/2 गुने 4, यही ना, कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है,
तो यहाँ से कट गया 2 तो आ गया 16, है ना, यानी कि 16 जूल, 16 जूल। तो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स कितना गया बच्चों? 16 जूल। क्लियर? अब अगर आपसे पूछे कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, बच्चों अगर इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में मैंने पहले बता चुका है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या, वो हमेशा 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 सीधा नीचे की तरफ लगता है। और कौन लगाती है? तो माँ भगवती पृथ्वी देवी लगाती है सीधा अपने सेंटर की तरफ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ mg, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी इक्वल टू लिख दिए mg। डिस्प्लेसमेंट किधर को हो रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट तो इस तरफ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ। इस एक काम कर लीजिए, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट बना लीजिए। फोर्स mg नीचे के तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। अब यहाँ से लगाइए वर्क डन का फॉर्मूला। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? तो एफ कॉस थीटा। एक्स के जगह हम कितना लिख देंगे? mg। एस के जगह हम कितना लिख देंगे? 4। कॉस कितना? तो 90। तो यहाँ से देखिए m का वैल्यू कितना है? 4 kg है, g का वैल्यू हम 10 लेते हैं और s का वैल्यू 4। और cos 90 क्या आता है? तो cos 90 होता है बच्चों 0। और जब cos 90 0 से पूरा का पूरा लड्डू यानी कि 0। तो वर्क डन क्या हो गया? 0। वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स क्या होता है? तो नॉर्मल फोर्स बच्चों सीधा सरफेस से ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगता है, ये तो पता होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वगैरह जब पढ़े होंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा। नॉर्मल फोर्स होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। तो ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स, फिर से इसका इसको यहाँ पर देख लीजिए। पॉइंट मास इसको मैंने बना दिया, इस ऑब्जेक्ट को सीधा ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ एस, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। और जब भी थीटा 90 डिग्री आता है, थीटा क्या आता है? 90 डिग्री, तो cos थीटा क्या हो जाता है? cos थीटा का वैल्यू क्या आ जाता है? 0। और cos थीटा 0 तो फिर से वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। फिर से वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। एक चीज और, जब मैंने बताया कि mg फोर्स नीचे की तरफ, जब मैंने बताया कि mg फोर्स नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, यानी कि mg नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, तो काफी सारे बच्चे तो सर आपने थीटा ऐसे क्यों नहीं लिया? हम थीटा को तो इस तरह से भी ले सकते थे, लेकिन मैं थीटा को तो इस तरफ लिया। अब वो सोचो सर एंटी क्लॉकवाइज तो थीटा को ऐसे लेंगे ना। अरे भाई, मिनिमम एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के मिनिमम एंगल को हम इंक्लूड करते हैं, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो मिनिमम एंगल है उसको लेकर हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है, मिनिमम एंगल को। तो क्लियर बच्चों? तो अब आप बताइए कि क्या अलग अलग फोर्स किसी एक ही ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रहा है, तो क्या उस फोर्स के द्वारा किए गए वर्क डन का वैल्यू सेम होगा या डिफरेंट होगा? ठीक है, आप सोच के बताएंगे। एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट फोर्स अप्लाई करके देखेंगे और उसका वैल्यू फाइंड करके देखेंगे कि उसका वर्क डन का वैल्यू सेम आता है या डिफरेंट आता है। तो बच्चों मैंने पॉजिटिव वर्क डन के लिए क्या बताया कि जब थीटा 90 डिग्री से कम हो, यानी कि जब थीटा एक्यूट एंगल हो तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और जब थीटा 0 डिग्री हो तो cos थीटा क्या होता है? 1 होता है, वर्क डन फिर से क्या आ जाता है? पॉजिटिव आ जाता है। मोशन एंड ग्रेविटी में देखा कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, सीधा नीचे गिरती है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन दोनों का डायरेक्शन क्या होता है? सेम होता है। और एंगल क्या हो जाता है? 0 डिग्री, और एंगल 0 डिग्री तो फिर से वर्क डन क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। अब बात करते हैं बच्चों निगेटिव वर्क डन की, निगेटिव वर्क डन क्या कब होगा? नेगेटिव वर्क डन बच्चों
फिर से वही लिखेंगे कि फोर्स वर्क इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर ए और वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, और ये जो थीटा है, अगर ये बच्चों ये थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होता है, थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो थीटा का वैल्यू बच्चों 90 डिग्री से ज्यादा, यानी कि अगर थीटा क्या हो 90 डिग्री से ज्यादा हो, और जब थीटा 90 डिग्री से ज्यादा होता है तो वर्क डन जो है बच्चों वो निगेटिव होता है, वर्क डन जो है वो निगेटिव होता है। और जब ये वर्क डन निगेटिव होगा, जब ये वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, वो भी निगेटिव होगा। और काइनेटिक एनर्जी निगेटिव का मतलब क्या हो गया कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अच्छा, और थीटा 90 डिग्री से कम, इसका मतलब इसको वर्क डन निगेटिव यहाँ पे लिख चुके थे, इसको मिटा देते हैं। जब थीटा 90 डिग्री से कम, तो इसका मतलब कि ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या, तो ऑब्ट्यूज एंगल। तो जब थीटा क्या हो, ऑब्ट्यूज एंगल हो, तो वर्क डन निगेटिव, और वर्क डन निगेटिव तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, निगेटिव होगा। क्लियर। और एक कंडीशन और है कि जब थीटा 180 डिग्री होता है, जब थीटा क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो फिर से cos थीटा क्या होता है, फिर से cos थीटा क्या आ जाता है, निगेटिव। क्यों, क्योंकि 180 का वैल्यू कितना होता है, cos 180 का वैल्यू होता है बच्चों -1, और cos -1, तो फिर से वर्क डन क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे cos cos है 180 डिग्री और cos 180, यहाँ पे वैल्यू जब डालेंगे बच्चों -1, तो -1, तो फिर वर्क डन क्या हो जाएगा, -fs, और -fs, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा निगेटिव, और वर्क डन निगेटिव, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा निगेटिव। क्लियर, क्लियर। अब इसका थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छा सा प्यारा सा क्यूट सा एग्जांपल। देखिए, मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री एंगल पर एक 16 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, थीटा डिग्री एंगल पर हॉरिजॉन्टल से 16 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस होकर यहाँ आ गई, ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है बच्चों 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 2 मीटर, इसका मास दिया हुआ है 2 kg, ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है बच्चों 2 kg। इसके बाद इस सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि म्यू दिया हुआ है 0.2, कितना दिया हुआ है 0.2, सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.2। अब बच्चों, अच्छा थीटा भी देते हैं, थीटा फिर से देते हैं 60 डिग्री, ताकि मैं कैलकुलेशन में इजी हो, है ना। अब अगर आप इसमें कहें आपसे कि वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या होगा, तो आप सिंपल से लिखेंगे कि वर्क डन इक्वल टू, एक काम करेंगे आप फोर्स को 2 पार्ट में रिजोल्व कर लेंगे, इधर हो जाएगा एक cos थीटा, और ऊपर की तरफ कर लेंगे क्या, तो एक sin थीटा, और आसानी से फिर लिख देंगे कि f cos थीटा इंटू एच, और एफ cos थीटा कितना हो जाएगा, तो एच का वैल्यू 16, cos कितना, cos 60, और cos 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2, और एच कितना है 2 मीटर, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आ गया 16 जूल, ये तो सही से कैलकुलेट कर लेंगे। अब वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स देखिए क्या होगा,
फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगा है बच्चों, पीछे की तरफ। फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगता है, फ्रिक्शन फोर्स, तो जिस तरफ ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट मोशन में किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस तरफ है, और जब डिस्प्लेसमेंट इस तरफ यानी कि मोशन भी इस तरफ कर रहा है, और जब मोशन इस तरफ तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स किधर हो जाएगा, अपोजिट इस तरफ हो जाएगा, यानी कि इस तरफ हो जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि स्मॉल एफ पीछे की तरफ, तो स्मॉल एफ पीछे की तरफ, और स्मॉल एफ बराबर क्या होता है बच्चों, स्मॉल एफ यानी कि फ्रिक्शन फोर्स बराबर क्या होता है, तो म्यू एन होता है, एन यानी कि नॉर्मल फोर्स, म्यू इनटू एन नॉर्मल फोर्स होता है। अब क्या करेंगे कि यहाँ से एन ऊपर की तरफ एन एफ साइन थीटा, अब नीचे की तरफ इस पे एक फोर्स लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा mg, ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा बच्चों, एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स। एक काम करें, इसको मिटा दें, इसको मिटाएं क्योंकि उधर का कैलकुलेशन इधर